Hi, I Shivani Agrawal. Welcome you all, the viewers of second year in Gateway classes and technical communication के इस lecture में let us discuss about what is barrier. Very important topic from the viewpoint of AKTU examination this year. एंड बैरियर अगर हम बात करें व्हाट इज़ बैरियर, तो बैरियर टू कम्युनिकेशन है. बैरियर वो ऑब्स्टेकल होते हैं. ऑब्स्टेकल का मतलब बाधाएं. वो रेस्ट्रिक्शन होते हैं दैट प्रिवेंट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू अकर. अकर का मतलब घटित होना. तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स, वो सारी बाधाएं, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस जो प्रिवेंट करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, जो हिंडर करते हैं किसको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को घटित होने में, वो बैरियर हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन. वो सारे एलिमेंट्स जो अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, वो बैरियर हैं. बैरियर्स आर द ऑब्स्टिकल्स. बैरियर्स वो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं दैट डज नॉट लेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू क्रिएट इट्स डिज़ायरस इम्पैक्ट. वो सारी ऑब्स्टिकल्स, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस, वो सारे प्रिवेंशंस जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इसका डिज़ायरस इम्पैक्ट यानी 100% इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करने देते, वो बैरियर हैं. तो फिर से देख लीजिए, वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को घटित होने में प्रिवेंट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, रुकावट डालते हैं, हिंडरेंस डालते हैं, वो बैरियर हैं. या फिर एलिमेंट्स जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, वो बैरियर हैं. या फिर वो बाधाएं, वो ऑब्स्टिकल जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का डिज़ायरस इम्पैक्ट यानी 100% इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करने देते, दैट आर कॉल्ड बैरियर. अब टाइप्स ऑफ बैरियर की बात करें तो देयर आर ए नंबर ऑफ बैरियर्स. इनको हमें दिखाने के लिए आप एक ऐसा चार्ट बना दीजिएगा. यहाँ पर आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन डालिएगा और यहाँ पर आप जो है इसको इस तरह से करके, फिर इसको इस तरह से करके एक अच्छा सा चार्ट आप बना दीजिएगा. ठीक है, तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा. अगर हम बात करें तो मैकेनिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, सीमेंटिक बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, पर्सनल बैरियर है, स्टेटस बैरियर है, कल्चरल बैरियर है एंड साइकोलॉजिकल बैरियर है. लेट अस डिस्कस वन आफ्टर द अदर. क्योंकि कम्युनिकेशन एक वाइटल प्रोसेस है. वाइटल का मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है. सिंस देयर आर ए नंबर ऑफ बैरियर्स दैट स्पॉइल द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कुछ प्रोमिनेंट बैरियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, यू नो दैट 80% ऑफ आवर कम्युनिकेशन टुडे इज़ डिपेंडेंट ऑन सम टेक्नोलॉजी, ऑन सम मशीनरी और मैकेनिज्म. तो जो हमारा 80% का कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे जो है शिफ्ट होता जा रहा है किसी टेक्नोलॉजी, मशीनरी या मैकेनिज्म पर. लेकिन imagine करिए, if the mechanism that is carrying forward our technology, our communication, the technology that is creating, if that is in that technology there is creating some chaos, some problem, some commotion, so entire communication would be affected and we would never be able to create desirous impact, 100% impact of what is being delivered to us. तो वही बात है, क्योंकि 80% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड समवट ऑन सम टेक्नोलॉजी, ऑन सम मैकेनिज्म. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ़ द मैकेनिज्म दैट इज़ कैरिंग फॉरवर्ड आवर कम्युनिकेशन, इफ़ द टेक्नोलॉजी इज़ क्रिएटिंग क्रेओस, इफ़ देयर इज़ सम कमोशन इन द मैकेनिज्म, तो एंटायर कम्युनिकेशन दैट वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद दैट विल नॉट बी एबल टू क्रिएट 100% इम्पैक्ट या इफेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड. तो कौन कौन से पॉसिबल मैकेनिकल बैरियर हैं वो आज आपको बता देते हैं. सबसे पहला है, यहाँ पर भी आप चार्ट बना सकते हैं, डिफेक्टिव टेलीफोन लाइंस, पुअर नेटवर्क. आपने देखा ही है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, वेन एवर यू आर गोइंग टू कंडक्ट सम कम्युनिकेशन एंड इफ़ द नेटवर्क कंडीशन इज़ इम्प्रॉपर, इफ़ द टेलीफोन लाइन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ये ज़्यादातर कब होता है, ड्यू टू द रफ वेदर, स्टॉर्मी वेदर. आपने देखा होगा, यू माइट हैव एक्सपीरियंस की क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं. तो डिफेक्टिव टेलीफोन लाइन्स या पुअर नेटवर्क आल्सो क्रिएट ए हिंडरेंस इन आवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डज नॉट लेट communication to create its desirous impact and 100% impact. दूसरा आता है वायरस अटैक ऑन कंप्यूटर. अगर वायरस अटैक हो गया है कंप्यूटर पर तो एंटायर फाइल्स गेट करप्टेड, एंटायर डाटा विल बी वैनिश्ड. पुअर एक्स्टिक्स ऑफ द मीटिंग प्लेस. एक्स्टिक का मतलब होता है साइंस ऑफ साउंड,
और साइंस ऑफ साउंड में अगर मान लीजिए किसी मीटिंग प्लेस का साउंड सिस्टम एकस्टिक ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल पुअर वेंटिलेशन नहीं है, आपने देखा होगा कि साउंड जो होता है वो सिग्नल होते हैं, तो सिग्नल को फैलने के लिए, एक्सटेंशन होने के लिए एक प्रॉपर एम्बियंस चाहिए होता है, एक प्रॉपर एकस्टिक चाहिए होता है। किसी मीटिंग प्लेस का एकस्टिक ही ख़राब है, वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई रूम बहुत दिनों बाद खुलता है तो भी ऐसा हो सकता है, उसमें आवाज़ वाइब्रेट होती है, लौट कर आती है ना, इट विल ब्रिंग बैक टू अस। तो अगर मीटिंग प्लेस का एकस्टिक सिस्टम ही ख़राब है तो भी हमारा जो है कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। माल फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर अगर माल फंक्शनिंग कर रहा है या सॉफ्टवेयर भी अगर माल फंक्शनिंग कर रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सही माल फंक्शनिंग का मतलब सही काम ना करने पर, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग को बोलते हैं माल फंक्शनिंग। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का माल फंक्शनिंग होने पर भी कम्युनिकेशन विल बी अफेक्टेड, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वीक माइक्रोफोन, अगर माइक्रोफोन यानी माइक हमारा वीक है, कमज़ोर है, इम्प्रॉपर है या डिफेक्टिव है, इम्प्रॉपर है, डिफेक्टिव है या वीक है, तो भी हमारा जो है, हमारी आवाज़ जो है, आवर वॉइस विल नॉट बी ऑडिबल टू द लास्ट एंड ऑफ द ऑडियंस, लास्ट एंड ऑफ द रूम और ऑडिटोरियम। तो लास्ट एंड तक, लास्ट सिरे तक, लास्ट एंड का मतलब है लास्ट सिरे तक नहीं जा पाएगी। अच्छा, अगला आता है स्प्रेड ऑफ इंक, डल एंड फेडेड हैंडराइटिंग। अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं, मान लीजिए आपको मैकेनिज्म जो है आपका सॉफ्ट कॉपी में मिल रहा है, आपको फॉर एग्जांपल नोट्स मिल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए उस पर इंक स्प्रेड हो जाती है, इंक फैल जाती है ना, फैलना, या फिर कभी आपने देखा होगा कि जो है ज़्यादा अभी नया नया वो लगा होता है, नया नया पेन लाते हैं आप, तो वो कभी कभी जो है वो इंक फैल जाती है। डल एंड फेडेड हैंडराइटिंग, किसी की हैंडराइटिंग बहुत डल और फेडेड होती है तो उसे पढ़ा नहीं जा पाता है। पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी पुअर है, इधर का वर्ड कट, इधर का कट रहा है, इधर का कट रहा है, इधर का कट रहा है, तो वो भी आपको जो है समझ में जो है नहीं आ पाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका है ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स। ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स में क्या होता है, मान लीजिए ये जो सरफेस है हमारी वाइट कलर की, रेड कलर की है, और इसी पर हम रेड कलर से लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कलर ओवरलैप का मतलब चढ़ जाते हैं, तो रंग, दोनों का रंग, सरफेस का रंग भी डार्क होने पर और फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट कलर भी डार्क होने पर क्या है कि वो हमें ओवरलैपिंग हो जाती है कलर्स की, और उसमें हमें, जैसे पिक्चर वाली बुक्स में जो है आपने देखा होगा कि जैसे ये रेड कलर है, अब मैं इस पर अगर रेड से लिखूंगी तो पढ़ने में मुश्किल होगी, तो वही चीज़ है ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स। अगला आता है एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट्स ड्यू टू रफ, स्टॉर्मी, क्लाउडी, रेनी वेदर ऑन टीवी एंड रेडियो। तो अगर एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट है टीवी और रेडियो पर, जनरली आपने देखा होगा जब वेदर कंडीशंस रफ होती हैं, स्टॉर्मी होती हैं, क्लाउडी होती हैं, रेनी होती हैं, तो क्या होता है कि टीवी और रेडियो की वॉइस और पिक्चर क्वालिटी दोनों ही डल हो जाती हैं, और ऐसे में कम्युनिकेशन विल बी अफेक्टेड। इसके अलावा कुछ और भी बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे एक है ब्रेकडाउन ऑफ कंप्यूटर, है ना, अगर आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाता है ना, तो भी आपका, जैसे मान लीजिए आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं ओवर डेस्कटॉप, और मीनवाइल आपके पास अगर सीपीयू नहीं है तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर ऑल ऑफ ए सडन बंद हो जाएगा। तो ये हो सकता है। एक होता है आउटडेटेड वर्जन्स, आउटडेटेड वर्जन्स में भी हमें जो है चीज़ें हम कर ही नहीं पाते जो हमें करना होता है। एक होता है लैक ऑफ ट्रेंड पर्सन्स टू ऑपरेट मशीनरी, टू ऑपरेट मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड पर्सन्स की कमी है तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ और भी मैकेनिकल बैरियर हैं, और कुछ और अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ लीव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हमें भी पता चले कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगला आता है हमारा, आफ्टर मैकेनिकल बैरियर देयर कम्स फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आती हैं फिजिकल बैरियर में। एक तो नॉइज़ आता है,
एक आता है आपका डिस्टेंस और एक आता है आपका टाइम। तो ये आप चार्ट बना सकते हैं। यहाँ फिजिकल बैरियर 3 कैटेगरीज में अकर होते हैं नॉइज़। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि हाउ नॉइज़ क्रिएट ए बैरियर। नॉइज़ क्या करता है, डिस्टॉर्ट आवर कम्युनिकेशन एंड डज नॉट लेट अस क्रिएट द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइज़ हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है, ख़राब कर देता है और हमारे कम्युनिकेशन का जिस वे में हम चाहते हैं उस वे में रिजल्ट क्रिएट नहीं होने देता। अब नॉइज़ कैसे ख़राब करता है हमारे कम्युनिकेशन को, वेदर वी आर टॉकिंग एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन और इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि जिस रूम में हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन उस रूम में अगर बाहर से नॉइज़ आ रहा है, या इफ़ वी आर कंडक्टिंग कम्युनिकेशन ओवर फोन, तो इफ़ द नॉइज़ इज़ कमिंग एट द ईदर एंड ऑफ द टेलीफोन, किसी भी एक सिरे से, किसी भी एक तरफ से, एंड का मतलब है किसी भी एक तरफ से अगर नॉइज़ आ रहा है तो इट विल डिस्टॉर्ट द कम्युनिकेशन क्वालिटी एंड इट विल मेक आवर कम्युनिकेशन डल, इम्प्रेसिव, इनइफेक्टिव एंड इनकम्प्लीट, है ना, इनकम्प्लीट बना देगा, हम सुन ही नहीं पाएंगे ड्यू टू द नॉइज़। इन केस ऑफ अराइजिंग नॉइज़, ये अराइजिंग है। In case of arising noise, we are not able to listen to one another and we are unable to focus of what is being delivered. अगर noise create हो रहा है तो हम ना तो दूसरे को सुन पाते हैं, ना ही we are able to focus and concentrate on what is being delivered. Noise क्या करता है, डाइवर्ट भी करता है अटेंशन ऑफ द बोथ लिसनर का भी, स्पीकर का भी। तो नॉइज़ किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, एक तो जो है डिस्टॉर्ट करता है कम्युनिकेशन को, इसे इस 100% इम्पैक्ट या डिज़ायरस इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करने देता। दूसरा क्या करता है कि वी आर नॉट एबल टू लिसन टू वन अनदर एंड वी आर अनएबल टू फोकस ऑन व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड। और नॉइज़ क्या करता है, डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द बोथ पार्टीज, लिसनर एंड द रिसीवर, यानी स्पीकर एंड द रिसीवर। डिस्टेंस, अब अगला आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन क्रिएटिंग ए बैरियर। इफ़ द सेंडर एंड रिसीवर आर एट डिस्टेंट प्लेसेस, डिस्टेंट का मतलब दूर दूर के, अगर रिसीवर और सेंडर दोनों दूर दूर के प्लेस पर हैं एंड देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ माइक, देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इफेक्टिव माइक, वीक माइक्रोफोन है, तो नोबडी ऑफ दैम, नन ऑफ दैम विल बी एबल टू लिसन टू वन अनदर एंड कम्युनिकेशन विल नॉट बी established. For example, if the receiver is at a distance of more than 50 feet and if there is no availability of mic, they will not be able to listen to one another and receiver will not be audible to his or her audience. इसी तरह से आता है टाइम। तो टाइम भी बहुत अमेजिंगली अपना रोल प्ले करता है एज ए बैरियर। कैसे, मैसेज डिलीवर्ड आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम, अगर शेड्यूल्ड टाइम के बाद आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, सम इवेंट, आफ्टर शेड्यूल्ड टाइम ऑफ सम इवेंट, आफ्टर शेड्यूल्ड टाइम ऑफ सम फंक्शन, तो इट विल लॉस इट्स इम्पैक्ट। तो या तो शेड्यूल्ड टाइम के बाद अगर आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, या एट द निक ऑफ द टाइम पर, एक मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पर। एट द निक ऑफ द टाइम का मतलब है एट लास्ट मोमेंट। जैसे अभी आपको मान लीजिए बहुत अच्छे से समझाऊँ, अभी आपको आपकी मम्मी बाज़ार जा रही हैं और आपसे जाते जाते बोलें कि 5 मिनट में तैयार हो जाओ, तो स्पेशली फॉर गर्ल्स इट विल बी हार्ड टू इमेजिन कि वो 5 मिनट में कैसे तैयार हो सकती हैं विदाउट बीइंग मेकअप, विदाउट पुटिंग ऑन मेकअप, विदाउट पुटिंग ऑन नाइस ड्रेस, है ना। तो अगर उनसे कहा जाए कि 5 मिनट में तैयार हो जाओ, तो इट विल जस्ट क्रिएट ए बैरियर ऑफ टाइम बिकॉज दे विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट्स टू बी रेडी। तो फिर यहाँ पर फिर से आता है कि शेड्यूल टाइम के बाद अगर मैसेज मिल रहा है या फिर एट द निक ऑफ द टाइम भी मिल रहा है, लास्ट मोमेंट पर भी मिल रहा है, तो इट विल लॉस्ट इट्स मीनिंग एंड इट विल क्रिएट ए बैरियर। अब इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, आप भी दीजिएगा। जैसे मैरिज इन्विटेशन कार्ड अगर डिलीवर किया जाता है वंस द मैरिज फंक्शन इज ओवर, तो इट विल लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट एंड देयर इज नो रेलिवेंसी ऑफ सेंडिंग इन्विटेशन कार्ड। ए सर्कुलर ऑफ डिबेट कॉम्पिटिशन इफ रीचेस टू अस जस्ट बिफोर हाफ एन आवर ऑफ द इवेंट, तो इट विल लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट, क्योंकि हम आधे घंटे पहले हमारे लिए बहुत अनमैनेजेबल हो जाएगा डिबेट के लिए अपने आप को तैयार करना। ऑर्डर ऑफ एंकरिंग एनी शो मेगा इवेंट, अगर कोई मेगा इवेंट है, बहुत बड़ी इवेंट है, एल्यूमनाई मीट है मान लीजिए, और आपको एल्यूमनाई मीट की एंकरिंग के लिए प्रपोजल मिलता है जस्ट बिफोर 1 डे प्रायर, तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे और इसमें आपका जो है कम्युनिकेशन में टाइम का जो रोल है वो एक बैरियर का रोल प्ले होगा।
अब आता है थर्ड हमारा सीमेंटिक बैरियर। देखिए पहले तो सीमेंटिक वर्ड को समझना जरूरी है। सीमेंटिक है क्या? सीमेंटिक का मतलब है साइंस ऑफ वर्ड्स या साइंस ऑफ लैंग्वेज। अब आपको पता ही है कि सिंस लैंग्वेज इज ऑल अबाउट ए गेम ऑफ वर्ड्स, मतलब लैंग्वेज नहीं, सिंस कम्युनिकेशन, यहाँ पर गलत हो गया, सिंस कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन तो पूरा गेम ही वर्ड्स और लैंग्वेज का है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन में जब सारा का सारा खेल वर्ड्स और लैंग्वेज का होता है, तो अगर सीमेंटिक बैरियर जो कि वर्ड्स और लैंग्वेज से ही कनेक्टेड हैं, वर्ड्स और लैंग्वेज से ही कंसर्न है, अगर वो बैरियर इसमें लग जाते हैं तो क्या हाल होगा हमारे कम्युनिकेशन का। तो सीमेंटिक बैरियर जो है वो कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा बुरी तरह से टू द वर्स्ट स्पॉइल करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं? कम्युनिकेटर मीन्स टू से समथिंग एंड द रिसीवर टेक्स इट इन अनदर मीनिंग। कम्युनिकेटर का कहने का कुछ मतलब है और रिसीवर इसे अनदर मीनिंग में ले रहा है। एंटायर मीनिंग गेट्स करप्टेड, सारा मीनिंग करप्टेड हो जाता है और तब सीमेंटिक बैरियर अराइज होता है। अब कौन कौन से सीमेंटिक बैरियर हैं? देखिए इसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा चार्ट आप बना लीजिएगा इसे समझाने के लिए। जैसे इसने बोला ये हमारा ये है हमारा स्पीकर है, स्पीकर बोल रहा है 8, ठीक है। अब ये हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस नंबर 1 ने क्या सुना? इसे 8 सुन लिया, ठीक है। इसने सुना 8 खाने वाला, इसने सुना DNA, इसने सुना इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो 8 बोला जा रहा है ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिफरेंट मीनिंग निकाल लेगा, और जो असली मीनिंग है 8 वो तो केवल 1 तक ही पहुंच रहा है, बाकी लोग तो इसे अलग अलग वे में ले रहे हैं। तो देखिए ये वाला चार्ट आप बना सकते हैं, कुछ और भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ये चार्ट हमें बनाकर भेजा था विदुषी सावंत ने, जो कि IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट हैं। आप भी बनाकर हमें भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सीमेंटिक क्योंकि साइंस ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज है एंड कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट ए गेम ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, तो सीमेंटिक बैरियर कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्ट करता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट माने बुरी तरह से डिस्टॉर्ट करता है। वर्स्ट का मतलब है बुरी तरह से। क्यों करता है? क्योंकि कम्युनिकेटर मीन्स टू से समथिंग, कम्युनिकेटर का मतलब होता है कुछ कहने का, एंड द रिसीवर टेक्स इट इन अनदर मीनिंग, ठीक है। अब क्या है? डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन जब अलग अलग होता है तो लोगों को एक दूसरे का प्रोनाउंसिएशन कैच नहीं करने को मिलता है। जैसे हमने अभी यहाँ आपको दिखाया, क्या दिखाया कि इसका मतलब था 8, इसने तो 8 लिया, इसने 8 ले लिया, इसने पता नहीं क्या ले लिया, है ना। अब आता है एक्सेंट और डायलेक्ट। जब डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ डिफरेंट एक्सेंट, डिफरेंट डायलेक्ट भी होने पर लोगों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ पाती। जैसे ब्रिटिश पीपल भी इंग्लिश बोलते हैं, इंडियन पीपल भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश लोगों का जो एक्सेंट है, डायलेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट दैन दैट ऑफ इंडियन पीपल। तो इंडियन पीपल माइट बी हैविंग डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, and British people will similarly get a difficulty to understand what Indian people is speaking in English because of the differentiation in their pronunciation and accent and dialect. Accent का मतलब है शब्दों को उतार चढ़ाव करके बोलना, where we have to use rising tone and where we have to use फॉलिंग टोन। और डायलेक्ट का मतलब है किसी भी लैंग्वेज में वहाँ का रीजनल टच होना। रीजनल टच का मतलब है हिंदी तो सभी बोलते हैं, आपको पता है ना, लेकिन क्या होता है कि हम अगर लखनऊ की तरफ जाएं तो हिंदी में बड़े प्यार से बोला जाता है आइए, आप आइए, है ना। यही हम अगर मेरठ में चले जाएं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आप डर तो नहीं गए, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, इस तरह से हम बोलते हैं। यही बिजनौर की तरफ जाएंगे, आइयो इधर आइयो, तो ये जो रीजनल टच है ये उसे डायलेक्ट बोलते हैं। एक्सेंट का मतलब राइजिंग एंड फॉलिंग टोन। प्रोनाउंसिएशन आप जानते ही हैं, जैसे केरलाइट बोलते हैं 3 को 3। तो ये जो है इससे प्रोनाउंसिएशन से एक दूसरे को समझना, इसके डिफ्रेंशिएशन से एक दूसरे को समझना, इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, ये सारा आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आते हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स। होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, क्योंकि होमोफोन्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं साउंड में, साउंड भी इनकी सिमिलर होती है, इनके प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर होते हैं, लेकिन साउंड सेम, ये सेम, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ऑफ, वेदर, है ना, THAN देन,
देन का मतलब ये कंपैरेटिव के लिए यूज़ होता है, ये देन का मतलब तब होता है। वंस वंस, स्टेशनरी स्टेशनरी, है ना। तो ये जो होमोफोन्स और होमोनिम्स हैं ये भी सिमेंटिक बैरियर क्रिएट करते हैं। अगला आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि उसका ट्रांसलेशन फॉर्म होता है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन ही फॉल्टी है, ट्रांसलेशन में ही गलती है, तो फिर आपको तो गलती मिल रहा है और आप उसको मतलब ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, आप उसमें मिसलीडिंग इम्पैक्ट पाएंगे। अगला आता है मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है अर्थ, व्याख्या। अगर मैंने कहा कि आप चले जाइए, आपको वहाँ मिस्टर शर्मा मिल जाएंगे, तो इसका मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन कर दिया कि आप चले जाइए, मिस्टर शर्मा आपसे मिल लेंगे। तो देखिए इसमें कितना, आपको मिल जाएंगे मिस्टर शर्मा और आपसे मिल लेंगे मिस्टर शर्मा। आपको मिल जाएंगे तो आप जाकर खुद ढूंढेंगे, और आपसे मिल जाएंगे तो आप वेट करते रहेंगे कब मिस्टर शर्मा आएंगे, कब मैं उनसे मिलूंगा। तो मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन का मतलब है कोई चीज़ जो कही जा रही है उसका गलत अर्थ निकाल लेना, गलत व्याख्या कर लेना। if we are not being able to adopt the complete meaning, the entire communication will lose its impact। अगर हम पूरा मतलब समझने में एबल नहीं होते हैं तो हम पूरा कम्युनिकेशन हमारा अफेक्टेड हो जाता है। यूज़ ऑफ टेक्निकल वोकेबुलरी, टेक्निकल ईडियम्स, फ्रेजेस, टेक्निकल जर्गॉन्स का मतलब होता है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो ये भी देखिए, आपको पता है कि सिंपल वर्ड्स ही टेक्निकल, जो सिंपल वोकेबुलरी होती है वो इजी होती है, लेकिन टेक्निकल वोकेबुलरी थोड़ी सी टफ होती है और हर एवरेज रीडर उसे समझ नहीं पाता है। तो टेक्निकल वोकेबुलरी होने पर भी जो है लोगों को बैरियर लगता है, वो समझ नहीं पाते हैं। अगर हम इडियोमेटिकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फ्रेजियल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, टेक्निकल जर्गॉन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो भी हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और एवरेज रीडर जो है वो नहीं समझ पाएगा। तो इडियोमेटिक मीनिंग में क्या होता है, फिगरेटिव मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग होता है, उसे निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इस तरह से सिमेंटिक बैरियर हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं। अगला आता है, फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए, कहने की बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्यों लगते होंगे, लेकिन अमेजिंगली समटाइम्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर एसोसिएटेड विद, वेयर वी आर वर्किंग, वेयर वी आर स्टडिंग, दैट आल्सो क्रिएट्स ए बैरियर in our efficiency, that also creates a barrier, and in that way our efficiency and outcomes and productivity will also be affected, and we are not able to work with focused mind। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हैं, कौन कौन से हैं उसके लिए देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा चार्ट हमारी बच्चों ने बनाकर भेजा है। ये चार्ट भी हमें मिला है। अब देखिए, बॉसी एटीट्यूड है ना, हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, unempathetic dealing of management, loose grip of authorities, delay in salary and wages। आइए इसको समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला आता है इम्प्रॉपर पॉलिसी मैनेजमेंट, विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी संस्थान की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अच्छी नहीं है, उसका विज़न और मिशन अच्छा नहीं है, तो क्या होता है कि आपको बैरियर, आपके वर्किंग में बैरियर लगता है, आप वहाँ पर बहुत कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। अगर रूल्स, देखिए रूल्स तो होना चाहिए किसी भी संस्था को, इवन अब अगर घर को भी ऑर्गेनाइज करेंगे, घर को भी चलाएंगे तो उसके लिए भी रूल्स बनते हैं, लेकिन किसी किसी संस्था में ओवर हार्ड, ओवर स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू वर्क फॉर ऑल द मंथ, यू डोंट हैव टू हैव वन लीव इन ए मंथ, एक भी लीव नहीं है। यू हैव टू वर्क फ्रॉम 8 मॉर्निंग टू 8 AM टू 8 PM, तो 12 वर्किंग आवर्स हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लीव नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में जो अगर हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो भी हमारी वर्किंग कैपेसिटी में कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और हमारा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं डल हो जाता है। इसी तरह से फास्ट चेंजिंग इन रूल्स, फास्ट चेंज, अगर इफ़ देयर इज़ फास्ट चेंज इन रूल्स, मतलब रूल्स कीप ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, तो उसमें क्या होता है कि आपने एक वीक में किसी एक रूल में अडेप्टेबिलिटी बनाई, अपनी किसी एक रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाने का प्रयास करा। मीनवाइल जब आपकी अडेप्टेबिलिटी हो गई तो मीनवाइल रूल चेंज हो जाता है, तो आप उसमें क्या है, बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। अब फास्ट चेंजिंग इन रूल्स का एग्जाम्पल है फ्रीक्वेंट चेंज इन टाइम टेबल। भैया आप ही देखते होंगे बीइंग स्टूडेंट कि अगर बार बार टाइम टेबल में चेंज होता है तो आप बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते
जाते हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंट चेंज इन सब्जेक्ट टीचर, अगर एक ही सेमेस्टर में 2 टीचर या 3 टीचर बदल जाएं तो इसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ और एग्जाम्पल आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू जस्ट फैच इन द कमेंट सेक्शन। अगला आता है फ्रीक्वेंट चेंज। हाँ देखिए, ये हमने लिखा है फ्रीक्वेंट चेंज इन टाइम टेबल, फ्रीक्वेंट चेंज इन मेन्यू, मेन्यू में फ्रीक्वेंट चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंट चेंज इन गेम्स रूल्स, गेम के रूल में बार बार बदलाव आता है तो आपकी गेम खेलने प्लेइंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। फ्रीक्वेंट चेंज इन सिलेबस, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल तो हमने दिए हैं। इसके अलावा इस यहाँ पर भी आप एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना सकते हैं, ये इस तरह से करके या फिर इस तरह से करके और इस तरह से करके, इस तरह से करके, इस तरह से करके या फिर इस तरह से करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप डायग्राम यहाँ बना दीजिएगा क्योंकि डायग्राम से ही वो इम्प्रेस होता है, बाकी कोई कॉपी आपकी इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ी नहीं जाती है। आगे आते हैं डोमिनेटिंग बॉसी एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स एंड बॉस। बॉस का अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बॉसी एटीट्यूड है कि आई एम द बॉस, यू हैव टू जस्ट वर्क व्हाट आई एम सेइंग, तो वो जो डोमिनेटिंग और बॉसी एटीट्यूड है वो भी आपको कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी में अफेक्ट करता है। अनएम्पैथेटिक डीलिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अनएम्पैथेटिक डीलिंग है। एम्पैथी का मतलब होता है कि जितनी ग्रेविटी के साथ आप अपना पेन फील करते हैं उतनी ही ग्रेविटी के साथ दूसरों का पेन भी कहीं ना कहीं फील करने की आदत डालिए। तो अगर आपका मैनेजमेंट आपके लिए अनएम्पैथेटिक है, वो अनएम्पैथेटिक कैसे माना जा सकता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई बीमार है और मैनेजमेंट कह देता है कि बीमार है तो क्या है, वो तो खुद कर लेगा, आपको तो आना ही आना है। आपके भाई की सगे भाई की शादी है और एक दिन की छुट्टी आप मांग रहे हैं तो आप कह देंगे, एक दिन पहले की छुट्टी आप मांग रहे हैं तो वो कह देंगे कि घर के काम तो होते ही रहते हैं और आपके ही होने से होंगे क्या घर के काम। तो इस तरह से जो है अनएम्पैथेटिक डीलिंग मैनेजमेंट की जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रफ, हार्श और आपको जो है आप बहुत डल और इनएक्टिव हो जाते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ भी कहीं ना कहीं ख़राब होता है। अनप्रोफेशनल एम्बियंस, जहाँ वर्किंग एम्बियंस अनप्रोफेशनल हो, बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग हो, बहुत ज़्यादा ब्राल्स हों, ब्राल्स का मतलब होता है झगड़े, डिस्प्यूट्स हों, है ना, और लेग पुलिंग हो, बैक बाइटिंग हो, बिचिंग हो, तो ऐसा जो अनप्रोफेशनल एम्बियंस है वहाँ पर भी आदमी बातें नहीं करता है और उसका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग कैपेसिटी में एक बैरियर लगता है। लूज ग्रिप ऑफ अथॉरिटीज़, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो है आपके सुपीरियर को कहनी होती है और वो सुपीरियर अपने सुपीरियर को कहता है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम, आपके अथॉरिटीज़ की ग्रिप उनके ऑफिसर्स पर अच्छी नहीं है, ग्रिप का मतलब होता है पकड़, तो आप अगर मान लीजिए अपने ऑफिसर से कह रहे हैं, जैसे चांस आप ही स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल, और आपकी एक प्रॉब्लम ये है कि आपके क्लास में कर्टेंस नहीं है, आपने ये प्रॉब्लम अपने मॉनिटर से कही, मॉनिटर ने एचओडी से कही, तो एचओडी की पकड़ अगर डायरेक्टर सर के ऊपर अच्छी नहीं है तो वो प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट ही नहीं हो पाएगी। और जब आप 3-4 बार ये एक्सपीरियंस कर लेंगे कि मेरा कहने के बावजूद कोई इसका असर नहीं होता है, कोई इसका रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आप एक दिन आप सब कुछ कहना छोड़ देंगे। तो अथॉरिटीज़ की ग्रिप जो है, पकड़ जो है, अगर लूज़ है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी बैरियर लगता है। डिले इन सैलरी, सैलरी में, रेमुनरेशन में और वेजेस में अगर डिले होता है तो भी आपकी वर्किंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज ऑल द टाइम यू विल बी हंटेड इन द डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स कि घर जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूंगा। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर डेवलपमेंट, अगर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो भी आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और जॉब इनसिक्योरिटी है, अगर वहाँ पर कहीं भी किसी भी संस्थान में काम करते हुए अगर आप बार बार आपको ये लगता है कि मेरी जॉब कल रहेगी भी या नहीं रहेगी, मैं यहाँ कल काम करने आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, तो ऑल द टाइम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वर्क, इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बार बार यही सोचने में चली जाएगी कि मैं कल को क्या करूँगा अगर मेरी जॉब चली गई तो जॉब इनसिक्योरिटी भी बैरियर लगाती है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर लगाती है।
आगे आता है लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ की अगर कमी है, लैक का मतलब कमी होता है, जैसे कि इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, लाइटनिंग सिस्टम पुअर है, नॉन एसी रूम्स हैं, माल फंक्शनिंग मशीनरी है, आउटडेटेड वर्जन्स हैं। आपको काम करने के लिए तो कह दिया, लेकिन वर्जन्स जो है वो आउटडेटेड हैं, उनमें काम हो ही नहीं पा रहा है उतनी एफिशिएंसी के साथ, तो भी आपकी एफिशिएंसी में मार होगी। मार का मतलब प्रभावित होगी। डिफेक्टिव मैकेनिज्म है तो भी आपकी एफिशिएंसी जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। अगला आता है पार्शियल बायस और प्रिजुडाइज डीलिंग ऑफ बॉस। बॉस की डीलिंग जो है, बॉस या अदर ऑफिसर्स की, हायर ऑफिसर्स की डीलिंग जो है वो पार्शियल है, बायस्ड है। प्रिजुडाइज का मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित रहती है। आप जब भी कभी उनके पास जाते हैं तो वो सोचते हैं कि तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी ही, तुम क्यों आए हो। पार्शियल, दो लोग हैं, दो में से एक का फेवर ज़्यादा होता है, दो में से एक के तरफ ज़्यादा झुकाव है, इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, तो भी आप जो है अनअटेंडेड फील करेंगे। और अनअटेंडेड जब फील करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी एनहांस होने की बजाय डिग्रेड होगी। अगला आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में बहुत सारे रीजंस हैं और आप वैसे ही डायग्राम बना लेंगे। पर्सनल बैरियर जो है वो इनहेरिटेड होते हैं, कब से? बाई बर्थ। आपको बाई बर्थ मिले हुए होते हैं, तो इनको ओवरकम करने के लिए ग्रेटर एफर्ट की ज़रूरत होती है। कौन कौन से हैं पर्सनल बैरियर? एज ऑफ द लिसनर। देखिए, एज ऑफ द लिसनर में क्या होता है कि सर्टेन मैटर्स आर रिक्वायर्ड सर्टेन एज ऑफ पर्सनस, कि आप जब आप एक विशेष एज में होते हैं तो आप विशेष बातों को समझ पाते हैं, और जब आप उस एज में नहीं होते हैं तो आप उन बातों को कितना भी समझा लिया जाए आप नहीं समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 95 ईयर्स के पर्सन से आप ये कहेंगे कि ये एंड्रॉयड फ़ोन है और इससे हम मिनट में यहाँ बैठकर फ़ोटो अपने कहीं भेज सकते हैं, पूरी किताब हम यहाँ पर बैठकर भेज सकते हैं, तो वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो जाएगा। ऐसे ही आप 2 साढ़े 2 साल 2.5 साल के बच्चे से साइंस टेक्नोलॉजी की टफ बातें करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो एज ऑफ द लिसनर भी बैरियर लगाती है। Certain matters are require certain age of audience to understand them the things. ओल्ड एजेड पर्सन जो है वो अपकमिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स ऑफ फैशन को नहीं समझ पाता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को नहीं समझ पाता है, और ऐसे ही एक किड जो होता है वो इतना इम्पैच्योर होता है कि कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फिनोमेना को नहीं समझ पाता है। तो ये मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप कुछ और भी एग्जांपल अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जेंडर बायस। अब इंडियन कल्चर में क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो डिफरेंट वेरियस टास्क लेते हैं, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के काम करने का क्राइटेरिया डिफरेंट है। गर्ल्स आर सपोज टू हैंड ओवर द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जबकि बॉयज़ जो है वो आउटडोर ओरिएंटेड होते हैं। तो जब एक बॉय से कहा जाता है टू प्रिपेयर ए कप ऑफ कॉफ़ी, ही मे फील ऑकवर्ड, एंड इन द सेम वे गर्ल्स भी हेजिटेट होती हैं बैंकिंग वर्क्स कराने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कराने में जो आउटडोर ओरिएंटेड हैं। ऑल्दो एक्सेप्शंस आर देयर, आज तो लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल फिनोमेना जो है, इंडियन फिनोमेना जो है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ के काम जो है, क्राइटेरिया ऑफ वर्क जो है डिफरेंट है। बायस्ड, प्रेजुडाइज्ड और पार्शियल एटीट्यूड ऑफ द लिसनर। अगर आपका आप जो एज ए लिसनर मतलब अगर आपका जो एटीट्यूड है वो बायस्ड है, आप किसी एक लिसनर को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, है ना, या आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप उस एज ए लिसनर उसको 2 लोग आते हैं, 2 में से एक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एक को हमेशा डांट कर रेप्रीमेंट करके भगा देते हैं, है ना। या प्रिजुडाइज है। प्रिजुडाइज का मतलब आपने प्री ओपिनियन बना रखा है। प्री ओपिनियन का मतलब कि ये तो मेरे पास बार बार शिकायत लेकर ही आया होगा, तो आप उसकी शिकायत सुनते ही नहीं हैं। जब सुनेंगे ही नहीं तो वो आएगा ही नहीं बाद में। तो ऐसे ही इन केस ऑफ हैविंग इंक्लाइनेशन टू पर्टिकुलर पार्टी, जैसे अब जैसे क्या होता है इसमें कि पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अगर आपका ज़्यादा रुझान है तो आप दूसरी पार्टी के मैनिफेस्टो को सुनेंगे ही नहीं, घोषणा पत्र को सुनेंगे ही नहीं। तो इन केस ऑफ हैविंग इंक्लाइनेशन टू पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ब्रांड, पर्सन, आप दूसरी पार्टी को कभी भी सेंसिटिवली नहीं सुनेंगे। लैक ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। देखिए, सम बैकग्राउंड नॉलेज इज़ आल्सो मैंडेटरी, आल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। कुछ चीज़ों को समझने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस ऑफ हैविंग ब्लैंक माइंडेड लिसनर, कभी भी in case of having blank minded listener we can't expect them to understand what we are delivering। अगर हमारा blank minded listener है तो हम कभी भी expect नहीं कर सकते कि वो हमें सुन पाएगा, समझ पाएगा। तो कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी गेन करना ज़रूरी है, तभी तो टीचर्स कहते हैं कि पहले से पढ़ कर आओ।
आगे आता है हार्श, रफ, इरिटेटेड टोन ऑफ द लिसनर। देखिए अगर लिसनर जो है वो हमेशा हार्श टोन में रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, तो एक जनरल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग स्वीट टोन ना होने पर डाइवर्जन होना, लिसनर्स का डाइवर्जन होना नेचुरल है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर स्वीट टेम्पर्ड नहीं है लिसनर तो ही साउंड, और अगर वो हार्श और रफ साउंड करता है तो लिसनर जो हैं वो डाइवर्टेड हो जाएंगे और वो अच्छे से प्यार से उसको सुन नहीं पाएंगे। देखिए पर्सनल बैरियर में भी हम इस तरह का ये कर सकते हैं। अब आता है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द लिसनर। लिसनर का मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल, देखिए पीपल वेरी फ्रॉम अदर्स बाय देयर कॉमन सेंस। कैसे वेरी करते हैं? वेरी का मतलब विभिन्न। पीपल वेरी फ्रॉम अदर्स बाय देयर कॉमन सेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल एंड विट, इंटेलिजेंस। लोग एक दूसरे से वेरी होते हैं, एक दूसरे से डिफर होते हैं। कैसे? कॉमन सेंस में, इंटेलेक्चुअल लेवल में और बहुत सारी चीज़ों में, यानी कि उनकी मेंटेलिटी, उनका इंटेलिजेंस क्विटेंट यानी IQ जैसे कहते हैं, वो उसमें डिफरेंट होते हैं। तो अगर स्पीकर इज़ नॉट डेलिब्रेट इनफ टू जज द मेंटल लेवल ऑफ द लिसनर, तभी तो कहा जाता है कि आप जिस ऑडियंस को संबोधित करने जा रहे हैं उनका ऑडियंस एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप एज ए स्पीकर अपनी ऑडियंस को जज नहीं कर पाते हैं, अपनी ऑडियंस को समझने के लिए डेलिब्रेट नहीं है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अपनी ऑडियंस को समझाने में। अब आता है स्टेटस बैरियर। देखिए स्टेटस बैरियर में ये हायर स्टेटस का आदमी है ना, और ये है हमारा लोअर स्टेटस का आदमी है। ये जो हमारा डायग्राम है ये प्रकृति ने बनाया है IMT इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो हायर और लोअर स्टेटस जो है स्पीकर का, वो भी आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में हेजिटेट करते हैं। हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन में फील ऑकवर्ड टू इंटरेक्ट ए रिक्शा पुलर। जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है, ये हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है, ये रिक्शा पुलर से बात करने में हेजिटेट फील करेगा। इसी तरह से क्या होता है, ए बॉय फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, एक रूरल बैकग्राउंड का बच्चा जो है वो ऑस्ट्रक फील करेगा। ऑस्ट्रक का मतलब है ये स्ट्रक है, ऑस्ट्रक फील करेगा ग्लैमरस एनवायरनमेंट में जाकर, जो मल्टीनेशनल कंपनी का होता है। कारपोरेट कल्चर में घुसेगा जब वो, तो वो ऑस्ट्रक फील करेगा, डरावना फील करेगा, हेजिटेटिव फील करेगा। अब आता है कल्चरल बैरियर। डिफरेंट कल्चर्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, इन डिफरेंट कल्चर्स, हर कल्चर में क्या होता है कि हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो फेस्टिवल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब डिफ़र होते हैं। तो कल्चरल बैरियर्स अराइज ड्यू टू लैक ऑफ सिमिलैरिटीज़ अमंग द डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कल्चरल, जब दो डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर ट्रेडिशंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन देयर रिचुअल्स, because of difference in their festivals, है ना, they feel awkward to understand one another, they are awkward to listen to just communicate to one another। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप केरल में जाते हैं, जब आप पुणे में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों का जो है क्विज़ाइन का मतलब खान पान है ना, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो उनसे मिंगल अप जल्दी नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से जब मणिपुर के लोग हमारे यहाँ आते हैं मेरठ में, जापान के लोग यहाँ आते हैं, भूटान के लोग यहाँ आते हैं, तो बिकॉज ऑफ द कल्चरल वेरिएशंस दे आर अनकम्फर्टेबल टू कम्युनिकेट टू वी पीपल। अगला आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। इसे समझ लीजिए, कई बार क्या होता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे डायलेक्सिया में क्या होता है कि आदमी बहुत अच्छे से सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, नर्वस डिसऑर्डर होना है ना, या साइजोफ्रेनिक होना। तो ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डायलेक्सिया का होना, नर्वस डिसऑर्डर का होना, है ना, साइजोफ्रेनिया का होना। इसमें लोग जो हैं सफ़र करते हैं, और क्योंकि सफ़र करते हैं तो इसलिए उनकी स्पीच और लर्निंग दोनों ही अफेक्ट होती है, जिसका सीधा प्रभाव उनके कम्युनिकेशन पर पड़ता है, और क्या होता है कि उनके कम्युनिकेशन में एक बैरियर लगता है। तो आई होप हमारा ये जो आपको लेक्चर है
वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, कुछ सजेशन देने हो तो दीजिएगा। बहरहाल ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 99% AKTU के इस बार के एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट a like to the video and kindly subscribe the channel Gateway Classes. Thank you so much for watching. Have a nice time. Bye bye.